उत्तर प्रदेश के बरेली में प्रशासन ने कुछ दिन पहले हुई हिंसा के मास्टरमाइंड बताए जा रहे तौकीर रजा के करीबियों पर बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया, जिससे वहां हड़कंप मच गया। सबसे पहले पुलिस ने तौकीर रजा के बड़े भाई के दामाद मोहसिन रजा के एक गैराज पर बुलडोजर चलाया। दावा किया गया कि मोहसिन रजा ने गैराज को नाले की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया था और वहां ई रिक्शा चार्ज करने का काम किया जाता था। लेकिन जैसे ही वहां बुलडोजर कार्रवाई की गई, लोगों ने हंगामा कर दिया। कई लोग पुलिस के अधिकारियों से बहस करने में जुट गए। मामला इतना बढ़ गया कि वहां नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। हालांकि पहले से तैनात पुलिस के जवानों ने हालात संभाल लिए और किसी तरह लोगों को शांत करवाया। बाद में पुलिस ने मोहसिन रजा को हिरासत में ले लिया। उन पर बरेली में हिंसा भड़काने और उपद्रव में शामिल होने का आरोप है। मोहसिन रजा के गैराज पर बुलडोजर चलाने के बाद बरेली नगर निगम की टीम ने उनके एक रिजॉर्ट को भी सील कर दिया। इसके अलावा तौकीर रजा के करीबी बताए जा रहे हाजी शराफत खान नाम के व्यक्ति की एक इमारत को भी सील कर दिया गया। आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर 26 सितंबर को बरेली में जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हंगामा कर दिया था। नमाज खत्म होने के बाद बड़ी संख्या में लोग हाथों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर मस्जिद से बाहर सड़क पर उतर आए थे। इसके बाद भीड़ ने नारेबाजी करते हुए शहर के इस्लामिया ग्राउंड की ओर जाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस के रोकने पर मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए थे और फिर उन लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने हालात संभालने के लिए उन पर लाठीचार्ज कर दिया था और पथराव कर रहे लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। पुलिस के एक्शन की वजह से वहां अफरा तफरी मच गई थी। बरेली के इस्लामिया ग्राउंड के पास बवाल कर रहे लोग पुलिस की लाठियों से बचने के लिए भाग खड़े हुए थे। आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर हुए बवाल के बाद पुलिस ने हिंसा में शामिल और हिंसा की साजिश रचने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। हिंसा के मास्टरमाइंड बताए जा रहे तौकीर रजा को गिरफ्तार करने के बाद प्रशासन ने उनके करीबियों पर बुलडोजर एक्शन ले लिया। सबसे पहले तौकीर रजा के करीबी और उनके बड़े भाई के दामाद मोहसिन रजा के गैराज को बरेली नगर निगम ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। दावा किया गया कि मोहसिन रजा ने गैराज को नाले की जमीन पर कब्जा करके बनाया था। बुलडोजर एक्शन के दौरान वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान कुछ लोगों ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से भी उलझने की कोशिश की। बाद में पुलिस ने मोहसिन रजा को हिरासत में ले लिया। बुलडोजर एक्शन की जरूरत इसलिए क्योंकि सरकार पहले ही कह चुकी है कि जो उपद्रव में शामिल होगा, उपद्रव में जिसकी भूमिका रहेगी, उस सब के ऊपर यहाँ पर बुलडोजर एक्शन होगा। बुलडोजर एक्शन से पहले प्रशासन ने पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया। 5 थानों की पुलिस के साथ आरएएफ के जवानों को भी वहां तैनात कर दिया गया ताकि किसी भी तरह के हालात से वक्त रहते निपटा जा सके। बाद में पुलिस ने मोहसिन रजा के एक रिजॉर्ट को भी सील कर दिया। इसके अलावा तौकीर रजा के करीबी बताए जा रहे हाजी शराफत खान नाम के व्यक्ति की प्रॉपर्टी भी सील कर दी गई। और इसी तरह बरेली हिंसा में शामिल दूसरे आरोपियों के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई में जुट गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक तौकीर रजा के इशारे पर डॉक्टर नफीस और नदीम खान नाम के 2 लोगों ने मिलकर हिंसा की पूरी साजिश रची थी। हालांकि पुलिस ने हिंसा के मास्टरमाइंड बताए जा रहे तौकीर रजा, डॉक्टर नफीस और नदीम के साथ 70 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद आरोपियों ने अपने जुर्म भी कबूल कर लिए। आरोपियों को जब पुलिस मीडिया के सामने लेकर आई तो सभी आरोपी हाथ जोड़कर रोने लग गए। पुलिस के सामने आरोपियों ने दावा किया कि वो बहकावे में आकर हिंसा में शामिल हो गए थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नदीम खान को ही तौकीर रजा ने बरेली के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन करने के लिए भीड़ जुटाने का जिम्मा सौंपा था। पुलिस ने दावा किया कि इसके लिए नदीम ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। उस ग्रुप में उसने करीब 50 लोगों को जोड़ा था। सूत्रों ने दावा किया कि ग्रुप से जुड़े लोगों को नदीम ने बरेली में माहौल बिगाड़ने का काम दिया था। आरोप है कि बवाल के दौरान नदीम पुलिस के एक अधिकारी से वायरलेस सेट लेकर भाग गया था। दावा किया गया कि वायरलेस सेट छीनने के पीछे नदीम का मकसद पुलिस की हर बात को सुनना था। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि बरेली में माहौल बिगाड़ने के लिए सिर्फ बरेली ही नहीं बल्कि बिहार और बंगाल से भी लोग बुलाए गए थे। और इसीलिए पुलिस के सूत्रों ने दावा किया कि पूरी तैयारी के साथ 26 सितंबर को बरेली में हिंसा की गई थी। उस दिन कई घंटों तक बरेली की अलग अलग जगहों पर बवाल हुआ था। हालांकि बरेली पुलिस ने हिंसा में शामिल 70 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद हिंसा के आरोपी हाथ जोड़कर रोते नजर आए। उन लोगों ने दावा किया कि बहकावे में आकर वो उपद्रव में शामिल हुए थे। बाद में पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया। पुलिस की वैन में बैठने के दौरान एक आरोपी ने खुद को बेकसूर बताया। अफसोस है भाई, हम लोग नहीं शामिल थे। अच्छा, शामिल नहीं थे, हम लोग नहीं शामिल थे। तो यहाँ तो घरों से उठाया गया है, घरों से बेगुनाहों को घरों से उठाया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बरेली में हिंसा भड़काने के लिए बिहार और बंगाल से उपद्रवियों को बुलाया गया था।
सूत्रों ने दावा किया कि हिंसा के मास्टरमाइंड बताए जा रहे तौकीर रजा ने अपने करीबी नदीम खान को बरेली में माहौल बिगाड़ने की जिम्मेदारी दी थी। सूत्रों ने बताया कि नदीम ने तौकीर रजा के इशारे पर हिंसा भड़काने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और दावा किया गया कि उस ग्रुप में नदीम ने करीब 50 लोगों को जोड़ा था और उन लोगों को जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़काने का जिम्मा सौंपा था। मतलब नदीम ने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए बरेली में हिंसा के लिए भीड़ जुटाई थी। उधर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद से जुड़ी एक पोस्ट की वजह से तनाव भड़क गया। पुलिस ने उस पोस्ट के समर्थन में टिप्पणी करने वाले व्यक्ति को माहौल बिगाड़ने के आरोप में हिरासत में ले लिया, लेकिन इसके बाद मुस्लिम समुदाय के कई लोग इस कार्रवाई पर भड़क गए। गुस्से में आकर उन्होंने थाने का घेराव करने की कोशिश की। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में लोग थाने के नजदीक इकट्ठा हो गए। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने पहले तो उन्हें काफी देर तक समझाया, लेकिन जब वो नहीं माने तो उन्हें वहां से हटाने के लिए उन पर लाठीचार्ज कर दिया गया। इस वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। लोग खुद को बचाने के लिए भाग खड़े हुए। पूरा बवाल देहरादून के लालपुर इलाके में हुआ। पुलिस के मुताबिक वहां मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद से जुड़ी एक पोस्ट पर टिप्पणी की। बताया गया हिंदू समुदाय के कुछ लोगों ने बाद में इस टिप्पणी को लेकर आपत्ति जताई और पुलिस से इसकी शिकायत कर दी। उनकी शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया। लेकिन इसकी जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग थाने पहुंच गए। उन्होंने थाने का घेराव करने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें खदेड़ने के लिए उन पर लाठीचार्ज कर दिया। इस कार्रवाई से वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। थाने का घेराव करने पहुंचे लोग इधर उधर भागते दिखाई दिए। इससे पहले बड़ी संख्या में लोग नारेबाजी करते हुए थाने के नजदीक इकट्ठा हो गए। उन लोगों ने मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति को हिरासत में लिए जाने का विरोध किया। पुलिस ने उस व्यक्ति को माहौल बिगाड़ने के आरोप में पकड़ा था। पुलिस के मुताबिक उस व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद से जुड़ी एक पोस्ट के समर्थन में टिप्पणी की थी। बताया गया इसके बाद हिंदू समुदाय के कुछ लोगों ने पुलिस से उनकी शिकायत कर दी। बाद में इसे लेकर भारी बवाल हो गया और फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी बयान सामने आया। उन्होंने साफ कर दिया कि माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर इस प्रकार की अराजकता बिल्कुल भी इस भूमि में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद देहरादून के लालपुर इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई। तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस के कई बड़े अधिकारी उस इलाके में पहुंचे और उन्होंने हालात का जायजा लिया। उधर बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई। बिहार में चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट रिवीजन के बाद की वोटर लिस्ट जारी कर दी। चुनाव आयोग के मुताबिक वोटर लिस्ट रिवीजन के बाद वोटर लिस्ट से करीब 47 लाख वोटरों के नाम हटाए गए। अंतिम वोटर लिस्ट के मुताबिक बिहार में 7 करोड़ 42 लाख नागरिकों को वोट देने का अधिकार होगा। भोजपुरी फिल्मों के स्टार पवन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। लोकसभा चुनाव में बिहार की काराकाट सीट से पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े थे। माना जाता है कि पवन सिंह की वजह से ही उस सीट से एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा था। बाद में पवन सिंह ने बीजेपी का सक्रिय कार्यकर्ता बने रहने का दावा किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली बीजेपी के पहले अध्यक्ष रहे विजय कुमार मल्होत्रा का निधन हो गया। वो 94 साल के थे। दिल्ली के एम्स अस्पताल में पिछले कई दिन से उनका इलाज चल रहा था। इधर उत्तर प्रदेश के बहराइच में उस वक्त हाहाकार मच गया जब एक खेत के बाहर झोपड़ी में सो रहे एक पति पत्नी पर भेड़िए ने हमला कर दिया। भेड़िए के हमले में दोनों लोगों की जान चली गई। इस घटना के बाद उस पूरे इलाके में दहशत मच गई। लोगों का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच गया। इसका नतीजा यह हुआ कि भेड़िए के हमले की खबर मिलने के बाद जैसे ही गांव में वन विभाग की टीम पहुंची, लोगों ने वन विभाग के अधिकारियों पर हमला कर दिया। लाठियां लेकर गांव के लोग उन पर टूट पड़े। उनकी गाड़ी को भी तोड़ दिया। लोगों के गुस्से को देखते हुए वन विभाग के लोग वहां से जान बचाकर भागे। गांव के लोगों के मुताबिक 75 साल के एक बुजुर्ग अपनी पत्नी के साथ खेत की रखवाली के लिए गए थे। रात में खाना खाने के बाद दोनों खेत के पास बनी झोपड़ी में सो गए थे। तभी रात के अंधेरे में भेड़िए ने उन पर हमला कर दिया। दोनों पति पत्नी को भेड़िया खींचकर गन्ने के खेत में ले गया। वहां उनके खून से सने शव मिले। भेड़िया दोनों के शरीर के कई अंग खा चुका था। घटना बहराइच की कैसरगंज तहसील के मंझारा तौकली नाम के गांव में हुई। कुछ रोज पहले कैसरगंज इलाके में ही भेड़िए ने 3 लोगों पर हमला कर दिया था। उसमें तीनों बुरी तरह घायल हो गए थे। लेकिन लोगों ने राहत की सांस तब ली थी जब गांव के बाहर एक भेड़िए का शव मिला था। वन विभाग की टीम ने भेड़िए को मार गिराने का दावा किया था। 2 दिन तक उस इलाके में भेड़िए के हमले की एक भी घटना नहीं हुई।
इसी वजह से लोगों को यह लगने लगा था कि आदमखोर भेड़िए का आतंक खत्म हो गया। लेकिन भेड़िए ने एक बार फिर बहराइच के कैसरगंज इलाके में तांडव मचा दिया। इस बार भेड़िए ने बच्चों पर हमला नहीं किया, बल्कि भेड़िए ने बुजुर्ग पति पत्नी पर हमला किया, जिसमें उन दोनों की जान चली गई। इसका पता चलने के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया। बुजुर्ग पति पत्नी का शव देखने के बाद परिवार के लोग चीखने चिल्लाने लग गए। महिलाएं दहाड़े मार कर रोती दिखाई दी। कैसरगंज के मंझारा तोकली नाम के गांव में रहने वाले 75 साल के खेदन अपनी पत्नी के साथ खेत की रखवाली करने गए थे। रात में खाना खाने के बाद दोनों खेत के पास बनी झोपड़ी में सो गए, लेकिन अगले दिन वो दोनों घर नहीं लौटे। इसके बाद परिवार के लोग उन्हें देखने पहुंचे। झोपड़ी में नहीं मिलने पर उनकी तलाश शुरू की गई। बाद में दोनों के लहूलुहान शव एक गन्ने के खेत से मिले। भेड़िए ने बुजुर्ग का हाथ और एक पैर का पंजा चबा लिया था, जबकि उनकी पत्नी के गले पर गहरे जख्म के निशान मिले। ये वही जगह है, देखिए यहीं पर वो दोनों पति पत्नी जो है वो लेटे हुए थे। प्यारे पुरवा का इलाका है, यहीं से उनको वो आदमखोर जानवर जो है वो खींच ले गया। भेड़िए के हमले का पता चलने के बाद पूरे गांव में दहशत मच गई। तुरंत घटना वाली जगह पर हाथों में लाठियां लेकर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वन विभाग की एक टीम भी वहां पहुंच गई। तभी भेड़िए के हमले से नाराज गांव के लोगों ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। लोगों ने वन विभाग की एक गाड़ी को भी तोड़ दिया। हालांकि बाद में पुलिस और वन विभाग की कई टीमें भेड़िए की तलाश में जुट गईं और तो और ड्रोन की मदद से भी भेड़िए को ढूंढने का काम शुरू किया गया। बड़ी संख्या में गांव के लोग भी हाथों में लाठियां लेकर आदमखोर भेड़िए को खोजने में जुट गए, क्योंकि बहराइच के कैसरगंज इलाके में ही भेड़िए 17 लोगों पर हमला कर चुके हैं। भेड़ियों के हमलों में 4 बच्चों समेत 6 लोगों की जान तक जा चुकी है, जबकि पिछले साल भेड़ियों के हमलों में 10 लोगों की मौत हो गई थी। कुछ रोज पहले राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में भेड़िए के आतंक से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया था। हवाई सर्वेक्षण के बाद उन्होंने अधिकारियों को यह आदेश दिया था कि अगर भेड़िए पकड़ में ना आए तो उन्हें गोली मार दी जाए। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद बहराइच के कैसरगंज इलाके में भेड़िए की जोर शोर से तलाश शुरू की गई। वन विभाग ने भेड़िए को पकड़ने के लिए पिंजरे तक लगाए। उसी दौरान एक भेड़िए का शव मिलने के बाद लोगों में उम्मीद जगी कि जल्द ही भेड़िए की दहशत से उन्हें निजात मिल जाएगी। लेकिन जिस तरह से भेड़िए ने बुजुर्ग पति पत्नी पर हमला किया, उससे गांव के लोग दहशत से भर गए। भेड़िए के हमले के बाद गांव के लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। नाराज गांव वालों ने वन विभाग की टीम को खदेड़ दिया। हालांकि बाद में पुलिस और वन विभाग की कई टीमें वहां पहुंच गईं। एक बार फिर पूरी ताकत से भेड़िए की तलाश शुरू की गई। ड्रोन की मदद से भी भेड़िए को ढूंढने का काम शुरू किया गया, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी वन विभाग के हाथ खाली ही रहे। अधिकारी लगे हुए हैं, यहाँ पर बाहर की टीमें आई हैं, थर्मल ड्रोन वगैरह है, लेकिन सबके हाथ खाली हैं। अभी तक किसी को कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है। हालांकि 2 दिन पहले कैसरगंज इलाके में वन विभाग की टीम ने एक नर भेड़िए को मार गिराने का दावा किया था। इसके बाद लोगों को ये लगने लगा था कि इलाके से भेड़िए का आतंक खत्म हो गया, लेकिन बुजुर्ग पति पत्नी पर हमला कर भेड़िए ने लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। लोगों ने वन विभाग से भेड़िए को जल्द से जल्द मारने की अपील की। साथ ही लोगों ने भेड़िए को मारने के लिए प्रशासन से खुली छूट देने की मांग की। जो प्रशासन नहीं काम कर पा रहा है तो खुली छूट पब्लिक को दे दे कि जो भी चाहे वो मार सकता है, जिसके ऊपर कोई मुकदमा या कोई धारा ना लिखा जाए। भेड़िए की तलाश में वन विभाग और पुलिस के सर्च ऑपरेशन में गांव के लोग भी शामिल हो गए, क्योंकि बहराइच के कैसरगंज इलाके में भेड़ियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। इस इलाके में भेड़िए 17 लोगों पर हमला कर चुके हैं। हमले में 6 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें 4 बच्चे हैं, जबकि पिछले साल भेड़ियों ने 10 लोगों की जान ले ली थी। उधर चंडीगढ़ में नगर निगम की बैठक के दौरान पार्षदों के बीच धक्का मुक्की हो गई। वहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षद मेयर के विदेश दौरे को लेकर हंगामा कर रहे थे। उन्होंने बैठक के बीच में ही मेयर हरप्रीत कौर बबला के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। विरोध करते हुए वो सभी पार्षद वेल में उतर आए। इसके बाद उन्होंने कागज फाड़े और हवा में उछाल दिए। इस दौरान बीजेपी पार्षदों ने भी उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उनके बीच बहस हो गई और बात धक्का मुक्की तक पहुंच गई। मामला बढ़ता देख मेयर हरप्रीत कौर बबला ने मार्शलों को सदन के अंदर बुलाया और हंगामा करने वाले पार्षदों को बाहर निकालने का आदेश दिया। आरोप लगा कि उन पार्षदों ने मार्शलों के साथ भी हाथापाई की। इसकी वजह से सदन में हंगामा और बढ़ गया। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि वो मार्शल भी उन पार्षदों को सदन के बाहर निकाल नहीं पाए। इसके बाद मेयर हरप्रीत कौर बबला ने 10 मिनट के लिए बैठक स्थगित कर दी, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने वेल में खड़े होकर तालियां बजाते हुए नारेबाजी की।
हंगामा इतना बढ़ गया कि उन पार्षदों ने बैठक के मुद्दों वाले पेपर फाड़कर हवा में उछाल दिए। इसके बाद मेयर हरप्रीत सिंह बबला ने उन्हें चेतावनी दी। लेकिन वो पार्षद नहीं रुके। वो वेल में खड़े होकर हंगामा करते रहे। आरोप लगा कि उनमें कुछ पार्षदों ने कागज फाड़कर मेयर की तरफ उछाल दिए। इसके बाद मेयर ने हंगामा करने वाले पार्षदों को बाहर निकालने का आदेश दे दिया। जिन्होंने मिनट्स के पेपर फाड़े उनको बाहर निकालो, बंटी को निकालो, प्रेमलता को, करीना मेहता को, इन्होंने कागज फाड़े। इस दौरान बीजेपी पार्षदों ने भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षदों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनके बीच बहस हो गई और बात धक्का मुक्की तक पहुंच गई। ये सारा हंगामा नगर निगम की बैठक में हुआ। आरोप लगा कि बैठक शुरू होते ही उन पार्षदों ने मेयर के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। आप मुद्दे पे बात कीजिए, आप मिनट्स पे बात कीजिए। क्या ये तरीका है कि आप वेल ऑफ द हाउस में आके कागज फाड़े, मिनट्स फाड़े और नारे लगाएं? काफी देर तक हंगामा करने के बाद भी जब वो पार्षद शांत नहीं हुए तो मेयर ने 10 मिनट के लिए एक बैठक स्थगित कर दी। उधर यूपी के उन्नाव में एक थिएटर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक थिएटर में आग लगने से हड़कंप मच गया। कुछ ही देर में आग की लपटों ने पूरे थिएटर को घेर लिया। हालांकि आग लगने के पीछे की वजह का पता नहीं चल पाया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में धीरज और विजय नाम के 2 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान दोनों बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। इसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में धीरज के पैर में गोली लग गई। बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। आत्मरक्षा पुलिस बल द्वारा भी फायर किया गया, जिसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लग गई। दोनों व्यक्तियों मुंह को पकड़ लिया गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक लड़की से बात करने को लेकर लड़कों के 2 गुटों में चाकूबाजी हो गई। इस घटना में ऋतिक और शिवा नाम के 2 लड़के चाकू लगने से घायल हो गए। बाद में शिवा की अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने 2 लड़कों को हिरासत में ले लिया। किसी लड़की के अफेयर को लेकर के झगड़ा हुआ है, ऐसा बताया जाता है और इसमें जांच की जा रही है। उधर उत्तर प्रदेश के हरदोई में एमएलसी अशोक अग्रवाल के काफिले की एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब अशोक अग्रवाल का काफिला लखनऊ नेशनल हाईवे से गुजर रहा था। उस वक्त उनके काफिले की एक गाड़ी तेज रफ्तार की वजह से बेकाबू हो गई। इसके बाद वो गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई और सड़क के दूसरी तरफ जाकर पलट गई। अशोक अग्रवाल के काफिले की जो गाड़ी हादसे का शिकार हुई उसमें ब्लॉक प्रमुख समेत 7 लोग बैठे थे। हालांकि उन सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन हाईवे के बीचों बीच हुए इस हादसे ने लोगों को खौफ से भर दिया, क्योंकि वो गाड़ी तेज रफ्तार में आते हुए डिवाइडर पर चढ़ गई। इसके बाद वो उस डिवाइडर पर मौजूद एक खंबे से टकराई और सड़क के दूसरी तरफ जाकर पलट गई। इस हादसे के बाद वहां सन्नाटा पसर गया। थोड़ी देर तक तो वहां कोई हलचल नहीं हुई। इसके बाद कुछ लोग दौड़ते हुए उस गाड़ी की तरफ आए। उन्होंने उस गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक उस गाड़ी में ब्लॉक प्रमुख समेत 7 लोग सवार थे। उन लोगों ने एक एक कर उन सभी लोगों को खींचकर बाहर निकाला। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। हादसा लखनऊ नेशनल हाईवे पर हुआ। हरदोई के एमएलसी अशोक अग्रवाल का काफिला वहां से गुजर रहा था। तभी उनके काफिले की एक गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और वो डिवाइडर को तोड़ते हुए उसके ऊपर चढ़ गई। इसके बाद वो गाड़ी सड़क के दूसरी तरफ पहुंच गई और वहां जाकर पलट गई। इस हादसे ने आसपास मौजूद लोगों को खौफ से भर दिया। इधर बिहार के वैशाली जिले में जमीन पर कब्जे को लेकर गांव के एक परिवार पर कुछ लोगों ने मिलकर हमला कर दिया। आरोप लगाया गया कि गांव में रहने वाले बच्चन राय नाम के व्यक्ति ने अपने लोगों के साथ मिलकर शंभू राय के परिवार के साथ मारपीट की। आरोप यह भी लगाया गया कि मारपीट के बाद बच्चन राय और उनके लोगों ने शंभू राय के घर को आग के हवाले कर दिया। इस घटना की वजह से पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। मारपीट की वजह से शंभू राय, उनकी पत्नी और बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। शंभू राय के मुताबिक बच्चन राय उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। इसे लेकर आए दिन उन्हें परेशान करते हैं। शंभू राय ने यह भी आरोप लगाया कि कई बार बच्चन राय और उनके लोग उन्हें जान से मारने की धमकी तक दे चुके हैं। शंभू राय ने दावा किया कि बच्चन राय की उन्होंने पुलिस से शिकायत भी की थी, लेकिन पुलिस की तरफ से उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। शंभू राय के मुताबिक पुलिस के कार्रवाई नहीं करने की वजह से ही बच्चन राय और उनके परिवार वालों ने मिलकर उनके घर पर हमला कर दिया और विरोध करने पर उनकी लाठियों से पिटाई शुरू कर दी। बच्चन राय और उनके परिवार के लोग शंभू राय के साथ बीच सड़क पर मारपीट करते रहे। वो लोग उन्हें गांव की सड़क पर घसीटते हुए ले जाते नजर आए। इस दौरान शंभू राय मारपीट कर रहे लोगों के सामने रोते और गिड़गिड़ाते रहे।
शंभू राय की पत्नी ने भी बच्चन राय और उनके लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन बच्चन राय और उनके परिवार के लोगों पर तो जैसे खून सवार था। आरोप लगाया गया कि बच्चन राय और उनके परिवार वालों ने काफी देर तक शंभू राय के परिवार के साथ मारपीट की। आरोप यह भी लगाया गया कि मारपीट के बाद उन लोगों ने शंभू राय के घर को फूंक दिया। कुछ ही देर के अंदर पूरा घर जलकर राख हो गया। वैशाली जिले के अरथौली नाम के गांव में रहने वाले शंभू राय की पत्नी ने बताया कि बच्चन राय उनकी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करना चाहते हैं, जबकि जमीन का मामला कोर्ट में चल रहा है। जबरदस्ती कब्जा कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे जब कोर्ट से लड़ाई हो रहा है तो जबरदस्ती काहे कब्जा करते हैं। शंभू राय के मुताबिक कई बार बच्चन राय के खिलाफ पुलिस में उन्होंने शिकायत की थी। आरोप लगाया गया कि शिकायत मिलने के बाद भी पुलिस ने बच्चन राय और उनके परिवार पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। मारपीट की वजह से शंभू राय, उनकी पत्नी और बेटा बुरी तरह घायल हो गए। बाद में सभी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक ऑयल टैंकर के जरिए मवेशियों की तस्करी करने का चौंका देने वाला मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने करीब 20 मवेशियों को उस ऑयल टैंकर के अंदर छिपाकर रखा हुआ था। यह तस्करी ठीक उसी तरह की जा रही थी जैसे फिल्म पुष्पा में लकड़ियों की तस्करी की गई थी। बताया गया कि उन तस्करों ने उस टैंकर के आगे वाले हिस्से में खुफिया जगह बनाई, फिर उसमें उन मवेशियों को छिपा दिया। हालांकि पुलिस को इसकी जानकारी मिल गई। इसके बाद पुलिस ने नाकेबंदी कर गाड़ियों की चेकिंग शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने इंडियन ऑयल के एक टैंकर को रोका और उसकी तलाशी ली। पुलिस उस टैंकर में बनी खुफिया जगह को देखकर दंग रह गई। इसके बाद पुलिस ने उसमें छिपाए गए सभी मवेशियों को बाहर निकाला और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि उस ऑयल टैंकर से कई मवेशी बरामद किए गए। उस सड़क पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। पुलिस इंडियन ऑयल के उस टैंकर को रोककर उसकी तलाशी लेती नजर आई। काफी देर की तलाशी के बाद पुलिस को उस टैंकर के आगे वाले हिस्से में बनी एक खुफिया जगह के बारे में पता चला। इसके बाद पुलिस ने उस टैंकर के आगे वाले हिस्से को खोला और जब अंदर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उन तस्करों ने उस टैंकर में एक या दो नहीं बल्कि कुल 20 मवेशी छिपाए हुए थे। इसके बाद पुलिस ने एक एक कर सभी मवेशियों को बाहर निकाला और वहां से ले गई। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक उसे जानकारी मिली कि कुछ तस्कर एक ऑयल टैंकर के जरिए मवेशियों की तस्करी कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने नाकेबंदी कर गाड़ियों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस को उस टैंकर पर शक हुआ और जब उसकी तलाशी ली गई तो तस्करी के पूरे खेल का पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने तस्करी के लिए फिल्म पुष्पा का आइडिया कॉपी किया था। फर्क सिर्फ इतना था कि उस फिल्म में चंदन की लकड़ियों की तस्करी की गई थी, यहां मवेशियों की। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई तेज कर दी। बड़ी खबर आई भारत और भूटान के बीच शुरू हो रही रेल सेवा से जुड़ी। पहली बार भारत और भूटान के बीच ट्रेन चलाए जाने की तैयारी है। भारत सरकार ने इसके लिए 2 रेल लाइनें बिछाने का ऐलान किया। विदेश मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि भूटान को रेल से जोड़ने के लिए एक रेल लाइन असम के कोकराझार से और दूसरी पश्चिम बंगाल के बनरहाट से शुरू होगी। इस रेल प्रोजेक्ट पर करीब 4000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सौभाग्य की एक बात है कि भारत भूटान में रेल लाइन बनाएगा। यह खबर तो आपको शायद पता लग गई हो, लेकिन इस खबर के सारे पहलुओं को समझने की जरूरत है। यह रेल लाइन कोई आम रेल लाइन नहीं है। इसको समझिए, यह कहां बनेगी रेल लाइन, और बल्कि एक रेल लाइन भी नहीं बन रही, 2 रेल लाइनें बनेंगी। भूटान में अभी तक कोई ट्रेन नहीं जाती, वहां रेल लाइन कभी बनी ही नहीं। अब भारत 2 तरफ से भूटान को रेल से जोड़ने जा रहा है और इसके लिए करीब 4000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये इतने साल के बाद अब क्यों हो रहा है, इसका मतलब क्या है और मकसद क्या है, यह समझने से पहले तो यह देख लेते हैं कि ये रेल लाइनें कहां से बनेंगी। पहले तो भूटान का नक्शा समझ लीजिए कि भूटान है कहां पर। भूटान और भारत के बीच का बॉर्डर है करीब 700 किलोमीटर लंबा। एक तरफ यानी भूटान के पश्चिम में भारत के साथ उसका बॉर्डर शुरू होता है सिक्किम से, लेकिन सिक्किम से सिर्फ 32 किलोमीटर का बॉर्डर है। उसके बाद आ जाता है भूटान के नीचे का इलाका यानी भूटान का दक्षिण, और उसमें है बंगाल का दार्जिलिंग सिलीगुड़ी वाला इलाका। और बंगाल से भूटान का बॉर्डर है 183 किलोमीटर। उसके बाद भूटान के नीचे ही यानी दक्षिण में ही असम भी है, और असम से भूटान का बॉर्डर है 267 किलोमीटर लंबा। फिर भूटान का पश्चिम आ जाता है और जो भूटान का पूर्व आ जाता है, माफ कीजिए, भूटान के पूर्व में है अरुणाचल प्रदेश का तवांग वाला इलाका, और अरुणाचल प्रदेश के साथ भूटान का बॉर्डर है 217 किलोमीटर का।
यानी भूटान के 3 तरफ है भारत। पश्चिम में सिक्किम, दक्षिण में बंगाल और असम, और पूर्व में अरुणाचल, और उत्तर में क्या है? तिब्बत यानी चीन है। लेकिन उसमें भी यह चीज नोट करने वाली है कि भूटान के पश्चिम में पूरा बॉर्डर सिक्किम के साथ नहीं है, सिर्फ 32 किलोमीटर ही सिक्किम के साथ है। वहां भी सिक्किम और भूटान के बीच में तिब्बत यानी चीन की एक वादी है, चुंबी वैली। नक्शा देखो आप, तो चुंबी वैली एक खंजर की तरह घुसी हुई है भूटान और सिक्किम के बीच में, और चुंबी वैली के इस खंजर के बिल्कुल दक्षिण की जो नोक है, एक तरह से खंजर की वहां पर तीनों देशों के बॉर्डर मिलते हैं। उस इलाके का नाम जानते हैं आप? नाम तो सुना ही होगा आपने, लेकिन ये लोकेशन अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये पॉइंट जहां तीनों देश मिलते हैं उसको भूटान कहता है डोकलाम, भारत कहता है डोकाला, चीन कहता है डोंगलांग। जी हां, डोकलाम। याद आया? तो अब आप समझे कहानी कहां जा रही है। तो चलिए उस पर भी आएंगे, पहले समझ लेते हैं कि भारत दोनों रेल लाइनें कहां बना रहा है। तो पहली तो बन रही है असम के कोकराझार से भूटान के गेलुफू तक। ये लगभग 70 किलोमीटर की लाइन होगी। 6 नए स्टेशन बनेंगे। इसमें लग जाएंगे लगभग 3,500 करोड़ रुपए, क्योंकि इसमें कई पुल बनाने पड़ेंगे। पहाड़ों में रेल लाइन बनानी, मैदान में रेल लाइन बनाने से बिल्कुल ही अलग मामला होता है। बहुत ही जटिल काम होता है इंजीनियरिंग का। कई पुल बनते हैं और खर्चे की आप मैदान की रेल लाइन के खर्चे से तुलना ही नहीं कर सकते। तो 3,500 करोड़ तो इस 70 किलोमीटर पर लग जाएंगे। बाकी 500 करोड़ रुपए से 20 किलोमीटर की एक और रेल लाइन बनाई जा रही है बंगाल की साइड से। बंगाल के बनारहाट से लाइन जाएगी भूटान के सामत्से तक, सिर्फ 20 किलोमीटर। लेकिन ये 20 किलोमीटर और 70 किलोमीटर की रेल लाइनों से भूटान जुड़ जाएगा भारत के 70,000 किलोमीटर के रेल लाइनों के जाल से, क्योंकि असम का कोकराझार और बंगाल का बनारहाट तो पहले ही रेल नेटवर्क में है। तो बस वहां से 70 किलोमीटर और 20 किलोमीटर लाइन बिछाकर भूटान भी कनेक्ट हो जाएगा। भूटान में जो कुछ भी बनता है उसका 80% से ज्यादा भारत ही खरीदता है, और अभी सारा माल ट्रकों के जरिए आता है। पहाड़ी रास्तों से ट्रकों के आने में जो दिक्कतें होती हैं वो वहां भी होती हैं, और बारिश के मौसम में खासकर उन रास्तों पर गाड़ियां अटक भी जाती हैं। तो वो सारी दिक्कतें तो दूर होंगी। लेकिन दूसरी खबर जिस पर ध्यान देने की जरूरत है वो ये है कि जिस पर न भारत आधिकारिक रूप से कुछ बोलेगा न भूटान। चीन ने इस साल चुंबी वैली तक लाइनें बिछानी शुरू कर दी। पूरे तिब्बत में चीन रेल लाइन बिछा रहा है। लेकिन इस इलाके के लिए गौर करने वाली बात यह है कि चुंबी वैली के यातुंग तक उसका रेल लाइन बिछाने का प्लान है। इसी के आगे डोकलाम है। डोकलाम भूटान में है। साल 2017 में चीन ने डोकलाम पर हक जताने के लिए सैनिक भेज दिए थे। भारत का भूटान के साथ समझौता है कि भूटान की रक्षा का सवाल आएगा तो भारतीय सेना आ जाएगी लड़ने के लिए। चीन ने शायद इसकी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन डोकलाम पर चीन ने अपने सैनिक भेजे तो भारतीय सेना लड़ने पहुंच गई थी। और यह सिर्फ भूटान के इलाके की रक्षा का सवाल नहीं है। नक्शे पर देखा था आपने, इसी के ठीक नीचे दक्षिण में भारत का सिलीगुड़ी गलियारा है, जिसे चिकन नेक भी कहते हैं। वो जमीन का एक ऐसा गलियारा है जो एक जगह पर सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा है। उसके नीचे दक्षिण में बांग्लादेश है। तो वहां बिल्कुल पास में चीन की सेना का आ जाना भारत के लिए हमेशा चुनौती रहेगा, क्योंकि उस पॉइंट पर अगर कोई संकट आया तो दिक्कत यह है कि पूर्वोत्तर का सारा इलाका बाकी भारत से उसी संकरे से गलियारे से जुड़ा हुआ है। इसीलिए डोकलाम पर चीन का दावा ठोकना भूटान के लिए नहीं, भारत के लिए भी बड़ी चुनौती है। चीन की गेम समझिए। चीन क्या कर रहा है कि वो सारे देशों को ऑफर देता है कि वो सड़कें और बंदरगाह, रेल नेटवर्क बिछाकर पूरा व्यापार का रास्ता बनाएगा। उसने इसको नाम दे रखा है BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और वो खूब निवेश करता है देशों में। पाकिस्तान में सीपेक बना रहा है, आप जानते ही हो। श्रीलंका में भी बंदरगाह बनवाने के लिए राजी हो गया था, श्रीलंका भी वहां पर। लेकिन चीन जो पैसा लगाता है वो कर्ज के दौर पर देता है, और फिर जब देश चुका नहीं पाते तो चीन के कर्ज के जाल में देश फंस जाते हैं। उसने इधर के सब देशों को यह लालच दे रखा है, पाकिस्तान को, श्रीलंका को, मालदीव्स को, नेपाल को, बांग्लादेश को, म्यांमार को, सबको। लेकिन भारत उसके प्लान में शामिल नहीं हुआ। और कौन नहीं शामिल हुआ? भूटान शामिल नहीं हुआ। भूटान चीन के कर्ज के झांसे से बिल्कुल साफ बचा हुआ है। तो चीन ने क्या किया कि उसका झगड़ा जो चलता रहता है बॉर्डर को लेकर, हर देश के साथ उसका झगड़ा चलता है, वो भूटान के साथ भी था। वो झगड़ा था भूटान के उत्तर वाले बॉर्डर पर,
तो चीन ने जब देखा कि भूटान चीन से रेल लाइनें नहीं बनवाने को राजी, सड़कें नहीं बनवाने को राजी, तो चीन ने पहले तो भूटान के उत्तर वाले इलाके में अपना दावा फिर से ठोकना शुरू किया। फिर उसने सैनिक भेज दिए डोकलाम वाले इलाके में, और भूटान को ऑफर क्या दिया कि उत्तर वाले इलाके में जहां जहां झगड़ा है वो सेटल कर लेते हैं डोकलाम के बदले में। मतलब डोकलाम चीन को दे दो और उत्तर वाले बॉर्डर पर चीन दावा नहीं ठोकेगा, क्योंकि डोकलाम से तो भारत पर नजर रख सकता है चीन। भूटान इस बात के लिए नहीं माना, ना ही उसके कर्ज के झांसे में आया। तो अब चीन वहां चुंबी वैली तक रेल लेकर पहुंच रहा है, बगल में बिल्कुल। तो इधर भारत भूटान में रेल लाइन बिछाएगा, और भारत कर्ज नहीं दे रहा भूटान को ये 4000 करोड़ रुपए। चीन की तरह कर्ज देकर रेल नहीं बना रहा, भारत तो खर्च कर रहा है, भूटान को चुकाना नहीं है ये। इस तरह के रिश्ते ही तो चीन को खटकते हैं। खैर, ये तो शतरंज है। अगर चीन रेल लाइन इस इलाके तक पहुंचा रहा है तो इसका मतलब कि अगर जरूरत पड़ी तो उसके सैनिक थोड़े से टाइम में इस इलाके तक पहुंच सकते हैं। लेकिन भारत भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा है, भारत भी रेल लाइन बिछा रहा है। कोई ये कहेगा नहीं कि ये चीन की किसी भी चाल से निपटने के लिए है, लेकिन ये बातें कहने की होती भी नहीं। समझने वाली बात यह है कि शतरंज में 2 कदम आगे का सोचना पड़ता है, और भारत पीछे नहीं है। तो जब कोई इस पूरी गेम की बात करे ना, तो आप भी पीछे मत रहना अपनी समझ में और अपनी जानकारी में। 100 बात की बात। इधर दिल्ली में सफदरजंग एन्क्लेव जमीन घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। दिल्ली में सफदरजंग एन्क्लेव जमीन घोटाले के केस में एलजी वीके सक्सेना ने बड़ा एक्शन लिया। एलजी ने डीडीए के असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को बर्खास्त कर दिया। साल 2020 में सफदरजंग एन्क्लेव में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करोड़ों की जमीनों के आवंटन का आरोप लगा था। भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला। शुरुआती कारोबार में मजबूती दिखाने के बाद सेंसेक्स दिन के उच्चतम स्तर से 450 अंक गिर गया, तो निफ्टी भी लुढ़ककर 24,611 पर आ गया। लेकिन इसके बावजूद निवेशकों की संपत्ति में करीब 23,000 करोड़ रुपए का इजाफा हो गया। सबसे ज्यादा तेजी बैंकिंग और मेटल सेक्टर के शेयरों में रही, जबकि आईटी और एनर्जी इंडेक्स पर दबाव रहा। सरकार ने अलग अलग बचत योजनाओं पर ब्याज दर का ऐलान कर दिया। सरकार ने पीपीएफ और एनएससी समेत ज्यादातर बड़ी योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। उधर मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 3 दिन तक भारी बारिश होने का अनुमान जताया। दिल्ली में सुबह सुबह अचानक मौसम बदल गया और जोरदार बारिश हुई। इसके बाद लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल गई। पिछले कई दिन से लोग तेज गर्मी झेल रहे थे। ऐसे में अचानक हुई बारिश से लोगों के चेहरे खिल उठे। हालांकि दिल्ली में हुई जोरदार बारिश से लोगों की परेशानी भी बढ़ी, क्योंकि मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में फिर पानी भर गया। इसके अलावा दिन में ही अंधेरा छा गया। हालात ऐसे हो गए कि लोगों को दिन में ही अपनी गाड़ियों की हेडलाइट जलानी पड़ गई। दिल्ली के जखीरा अंडरपास में तो इतना पानी भर गया कि वहां लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। ऐसे में लोग काफी देर तक उस अंडरपास के बाहर ही खड़े रहे। वहां बदलते मौसम को देखते हुए एयर इंडिया ने भी एडवाइजरी जारी कर दी। उस एडवाइजरी के मुताबिक खराब मौसम का असर दिल्ली से उड़ने वाली फ्लाइटों पर भी पड़ सकता है। एयर इंडिया ने लोगों से अपील की कि वो एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले अपनी फ्लाइट का अपडेट जरूर ले लें, क्योंकि दिल्ली में सुबह से ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तेज हवाओं के साथ हुई जोरदार बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। वहां के कई इलाकों में पानी भर गया। इसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। वहां के जखीरा अंडरपास में तो घुटनों तक पानी भर गया। हालात ऐसे हो गए कि अंडरपास को पार करना तक मुश्किल हो गया। ऐसे में अंडरपास के बाहर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। काफी देर तक लोग वहीं खड़े रहे। इसके बाद जब पानी कम हुआ तो लोगों ने वहां से निकलना शुरू किया। इसके अलावा दिल्ली के कई दूसरे इलाकों में जोरदार बारिश हुई। इसके बाद दिन में ही अंधेरा छा गया। आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं, दिन में ही एक तरह से अंधेरा सा छाया हुआ है और तेज बारिश दिखाई दे रही है। दिल्ली में अचानक हुई बारिश का असर फ्लाइटों पर भी पड़ा। एयर इंडिया ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से अपील की कि वो घर से निकलने से पहले अपनी फ्लाइट का अपडेट ले लें। वहीं दिल्ली में अचानक शुरू हुई जोरदार बारिश का सिलसिला कुछ दिन और जारी रहेगा, क्योंकि मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि अगले 3 दिन और दिल्ली में भारी बारिश हो सकती है। इधर असम पुलिस गायक जुबीन गर्ग की मौत की जांच सिंगापुर की पुलिस के साथ मिलकर करेगी। असमिया गायक जुबीन गर्ग की मौत की जांच असम पुलिस सिंगापुर की पुलिस के साथ मिलकर करेगी। इसके लिए असम में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। एफआईआर के लिए एमएलएटी यानी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी का सहारा लिया गया। सिंगापुर के साथ भारत की इस ट्रीटी के जरिए दोनों देशों की जांच एजेंसियां एक दूसरे की मदद कर सकती हैं।
एयर इंडिया और एयरबस ने मिलकर हरियाणा के गुरुग्राम में एक एडवांस ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री मौजूद रहे। दावा किया गया कि इस ट्रेनिंग सेंटर में अगले 10 साल में 5000 से ज्यादा नए पायलटों को ट्रेन किया जाएगा। दुर्गाष्टमी के मौके पर हिमाचल प्रदेश के ऊना में माता चिंतपूर्णी मंदिर में कन्या पूजन किया गया। इस दौरान वहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के चित्तरंजन पार्क के कालीबाड़ी मंदिर में दुर्गा पूजा उत्सव में शामिल हुए। दुर्गा अष्टमी के मौके पर चित्तरंजन पार्क के कालीबाड़ी मंदिर में पहुंचकर प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना भी की। उधर आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कार ने टोल प्लाजा पर कुछ कर्मचारियों को बुरी तरह रौंद दिया। कार की टक्कर से कुछ टोल कर्मी घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक जो कार टोल प्लाजा पर टक्कर मारकर भागी उसमें गांजा भरा हुआ था। इसका पता चलने के बाद पुलिस ने उस कार को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। काकीनाडा जिले के रामावरम टोल प्लाजा पर कार को रोका गया, लेकिन जैसे ही कार चला रहे आदमी को इसकी भनक लगी, उसने कार दौड़ा दी। उस वक्त कार के आगे कुछ टोल कर्मचारी खड़े थे, जिन्हें कुचलते हुए कार वहां से निकल गई। टोल प्लाजा पर हुई इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। तुरंत घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस की कई टीमें उस कार को ढूंढने में जुट गई। जांच में पता चला कि कार का रजिस्ट्रेशन नंबर राजस्थान का है और वो गांजा लेकर ईस्ट गोदावरी जिले में मौजूद राजमुंद्री की तरफ जा रही थी। लेकिन रास्ते में काकीनाडा जिले में मौजूद रामावरम टोल प्लाजा पर उस कार को रोक लिया गया। टोल प्लाजा पर काम करने वाले कुछ कर्मचारी कार के आगे खड़े हो गए। उनमें एक कर्मचारी कार चला रहे आदमी के पास पहुंच गया, लेकिन उसने कार का शीशा नहीं खोला और धीरे धीरे कार को आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहा। लेकिन जैसे ही उसे वहां पुलिस के होने की भनक लगी, उस आदमी ने कार तेजी से दौड़ा दी। उस वक्त कार के आगे 4 टोल कर्मी खड़े थे। वो कार उन सभी को रौंदते हुए वहां से भाग निकली। इस घटना की वजह से टोल प्लाजा पर हाहाकार मच गया। तुरंत घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक कार का रजिस्ट्रेशन नंबर राजस्थान का था और दावा किया गया कि उसमें गांजे की तस्करी की जा रही थी। जांच में यह बात सामने आई कि कार आंध्र प्रदेश के विजयनगरम से ईस्ट गोदावरी जिले में मौजूद राजमुंद्री जा रही थी। कार से गांजे की तस्करी का पता चलने के बाद तुरंत पुलिस उसे पकड़ने में जुट गई। काकीनाडा के रामावरम टोल प्लाजा पर उसे रोक भी लिया गया, लेकिन इसके बाद भी वो कार टोल कर्मचारियों को रौंदते हुए निकल गई। इधर देश भर में तेज रफ्तार की वजह से हो रहे हादसों के बीच छत्तीसगढ़ के कोरबा में भी एक खतरनाक हादसा हुआ। वहां तेज रफ्तार में बाइक चलाने की वजह से एक लड़के की मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब वो लड़का तेज रफ्तार में अपनी बाइक चला रहा था। उस बाइक पर उसके 2 दोस्त भी बैठे हुए थे। बाइक चला रहे लड़के ने स्पीड में आते हुए एक टोल बूथ पर लगे बूम बैरियर को तोड़ दिया। इसके बाद वो बाइक सड़क किनारे मौजूद एक खंबे से टकरा गई और उस पर सवार तीनों लड़के जमीन पर गिर गए। इसके बाद तीनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनमें एक लड़के की जान चली गई, जबकि 2 बुरी तरह घायल हो गए, क्योंकि वो तेज रफ्तार में बाइक चला रहे थे। उस बाइक पर 3 लड़के बैठे नजर आए। बाइक चला रहा लड़का स्पीड में आया और टोल बूथ पर लगे बूम बैरियर को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि वो बूम बैरियर उखड़कर दूर जा गिरा। इसके बाद उस बाइक सवार का बैलेंस बिगड़ गया। वो अपनी बाइक की रफ्तार कम ही नहीं कर पाया और उसकी वजह से वो लहराते हुए सड़क किनारे लगे एक खंबे से जा टकराया। उस बाइक पर बैठे तीनों लड़के जमीन पर गिर गए। इसके बाद वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति ने उन तीनों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनमें एक लड़के ने दम तोड़ दिया। वहीं बाकी 2 लड़कों की हालत भी गंभीर बताई गई। उस टोल बूथ पर मौजूद कर्मचारियों के मुताबिक बूम बैरियर को देखने के बाद भी बाइक सवार ने रफ्तार कम नहीं की। वो उस बूम बैरियर को तोड़ते हुए आगे बढ़ गए और ये बड़ा हादसा हो गया। उधर दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर के मचला शहर की एक जेल में गोलीबारी होने से 14 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि उस जेल में 2 गैंग के सदस्यों के बीच झड़प हो गई। इसके बाद जेल में अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं और इसमें 13 कैदियों समेत 14 लोगों की जान चली गई। इस घटना की वजह से वहां अफरा तफरी मच गई, क्योंकि उस जेल में बंद कैदियों ने पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस ने उन कैदियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की। वहां काफी देर तक चली गोलियों की आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा। दिल दहला देने वाली यह घटना दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर के मचला शहर में हुई। वहां उन कैदियों ने दीवार के पीछे छिपकर पुलिस पर हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस शील्ड के जरिए खुद की सुरक्षा करती दिखी। जानकारी के मुताबिक मचला की उस जेल में 2 गैंग की आपसी लड़ाई के कारण दंगा भड़क गया। पुलिस के मुताबिक हथियार से लैस उन कैदियों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। इसमें जेल के एक गार्ड समेत 14 लोगों की जान चली गई।
इस दौरान कैदियों और पुलिस की झड़प का फायदा उठाकर कई कैदी जेल से भाग निकले। हालांकि खबर मिली कि उनमें 13 कैदियों को पकड़ लिया गया। उधर स्पेन के टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज जापान ओपन टेनिस टूर्नामेंट के चैंपियन बन गए। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने जापान ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया। उन्होंने फाइनल मुकाबले में अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी टेलर फ्रिट्ज को 6-4, 6-4 से हरा दिया। दिल्ली में चल रही वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी योगेश कथुनिया ने पुरुषों के डिस्कस थ्रो F56 इवेंट में सिल्वर मेडल जीत लिया। उन्होंने 42.49 मीटर की दूरी तक डिस्कस थ्रो किया और इस चैंपियनशिप में दूसरे नंबर पर रहे। और अब खुशियों के रंग भर देने वाली खबर। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक पुलिसकर्मी की समझदारी से एक बुजुर्ग की जान बच गई। भारी बारिश के बाद मथुरा के एक इलाके में पुल के नीचे एक कार पानी में फंस गई। वहां पानी का स्तर लगातार बढ़ने से उस कार में सवार बुजुर्ग डूबने लग गए। ये देखकर पुलिस का एक जवान उनकी मदद के लिए आगे आया। वो कंधे तक भरे पानी में संभलते संभलते उनके नजदीक गया और फिर कार से निकालकर उसने उनकी जान बचा ली। वो कार पानी में ऐसी जगह जाकर फंस गई कि न तो वो आगे बढ़ पा रही थी और न ही पीछे जा पा रही थी। और लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां पानी का स्तर भी बढ़ने लग गया। ऐसे में कार में बैठे वो बुजुर्ग डूबने लग गए। उन्होंने मदद के लिए चिल्लाया तो आसपास मौजूद लोग हरकत में आ गए। खड़े हो जा कहते तो डूब नहीं ऐसे तो ये बाहर निकलिए तुम लोग इधर। इस बीच एक पुलिस वाले ने समझदारी दिखाई। पुल के नीचे कंधे तक भरे पानी में वो धीरे धीरे उनके नजदीक गया। उसने पहले तो किसी तरह कार का दरवाजा खोला और फिर सहारा देकर बुजुर्ग को बाहर निकाला। इसके बाद वो उन्हें किनारे तक ले आया। तब तक कार चला रहा व्यक्ति भी किसी तरह बाहर निकल आया। भारी बारिश के बाद पुल के नीचे पानी भर गया था, लेकिन इसका अंदाजा कार चला रहे व्यक्ति को नहीं लगा और इस वजह से वो गाड़ी पानी में जाकर फंस गई। बाद में उस कार को क्रेन की मदद से निकाला गया।